किसकी बात करेंगे हम? ट्राइबल्स। आपसे पूछा जाएगा भाई ट्राइबल्स जो थे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर क्या कर रहे थे, बताओ। इससे पहले हम लोगों ने पीजेंट्स की बात की थी। रामचंद्र, याद है, बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू ने एक बनाया था, क्या बनाया था? अवध किसान सभा, ठीक है। और ये प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट लैंडलॉर्ड, तालुकदार और इनके अगेंस्ट, ठीक है। और वहां पे नो टैक्सेशन वाली जो चीजें चल रही थी कि भाई टैक्स नहीं देना है, इस वजह से वो लोग जुड़ गए थे, ठीक है। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? ट्राइबल्स की, ठीक है। हम बात कर रहे हैं ट्राइबल्स की। तो बेसिकली ट्राइबल्स कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट में जो रिसोर्सेज होता है उसका इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? बताओ। फॉरेस्ट से उनको क्या मिलता है? फ्यूल और फ्रूट। उनको क्या मिलता है? लकड़ियां मिलती है, वो उनके लिए फ्यूल था। और फ्रूट्स का मतलब होता है जो वहां से जो फल वगैरह मिलता है, बाकी चीजें मिलती है, उसी पे वो बेसिकली क्या करते हैं? निर्भर होते हैं। तो ट्राइबल्स किस पे निर्भर है? फॉरेस्ट पे, फॉरेस्ट के रिसोर्सेज पे। और जो उनके एनिमल्स हैं वो क्या करेंगे वहां पे? जैसे किसी के पास गाय है, बकरी, बाकी चीजें हैं, वो वहां पे ग्रेजिंग का काम कराएंगे कि भाई उनको लेके कहाँ जाएंगे? भाई चारा और कहाँ से उपलब्ध होगा? तो वही जो घासें होंगी ना उसको चारे के तौर पे वो इस्तेमाल करेंगे, ग्रेजिंग ऑफ देयर एनिमल्स, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ने क्या बनाया? ब्रिटिशर्स ने एक लॉ बनाया कि रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर और उसके अंदर जो चीजें हैं उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जो रिजर्व फॉरेस्ट है या उसके अंदर जो चीजें हैं उसका इस्तेमाल एक आम आदमी या ट्राइबल्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये बताओ क्या इनसे इनको दिक्कतें आएंगी कि नहीं आएंगी? बिल्कुल आएंगी, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा मैंने बताया था कि ट्राइबल्स की दूसरी दिक्कत, पहला तो ये रिसोर्स पे निर्भर है, तो यहां पे क्या कर दिया था? इनकी एंट्री जो है रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती है। एंट्री रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती है, पहली चीज, ठीक है, जिससे कि ये रिसोर्स को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये पहली समस्या है इनकी। दूसरी समस्या क्या है भाई? एनिमल इनके जो है वो ग्रेज नहीं कर पाते हैं। एनिमल ग्रेजिंग की दिक्कतें आने लगती है क्योंकि जंगलों में जाते हैं तो हरी हरी घासें मिलती है उनको। अब भाई वो जाना अलाउ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एनिमल ग्रेजिंग की इनकी दिक्कत आ गई। तीसरी दिक्कत क्या होगी भैया? बोलो। जो ये ट्राइबल्स लोग हैं इनसे भी बेगर कराया जाता था। बेगर जानते हो ना? बेगर मीन्स फोर्स लेबर। बेगर मीन्स फोर्स्ड लेबर। अब जो भी वहां जाएगा उससे मतलब पकड़ के भाई ये काम कर दो, वो काम कर दो, उसके बदले क्या होगा? फोर्स लेबर में क्या पेड करते थे? पैसे देते थे कि नहीं देते थे? नहीं देते थे। तो भाई फोर्स लेबर विदाउट एनी पेमेंट, अगर किसी से बिना पैसे के, बिना उसके काम करवाओ और फोर्स लेबर हो और उसमें पैसे ना मिले, तो ये समस्याएं थी। समझ पा रहे हो कि नहीं समस्याओं को? अब जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया, समझो, जब गांधी जी ने क्या चलाया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो उसमें सबके मांगा कि सब लोग हमें सहयोग करो, हमें सब लोग क्या करो? कॉर्पोरेट करो। और किस लिए सहयोग करो? ताकि हम लोग ये जो असहयोग आंदोलन है या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है इसमें अंग्रेजों को किसी तरह से सहयोग ना करें, ठीक है। तो इसमें अलग अलग ट्राइबल्स किसके अगेंस्ट हो जाएंगे? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। गांधी जी की अगर बात मानेंगे तो किसके अगेंस्ट होंगे? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होंगे। तो इसी में थे अलूरी सीताराम राजू। इन्हीं में ट्राइबल्स में एक आंध्र प्रदेश में अलूरी, ठीक है, अलूरी राजू, ठीक है, अलूरी कृष्णा राजू नाम है इनका, ठीक है, अलूरी सीताराम राजू, अलूरी सीताराम राजू। भाई एक साथ तीन नाम है यहाँ पे, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो आंध्र प्रदेश के अंदर एक ट्राइबल लीडर थे जिनका नाम क्या था? अलूरी सीताराम राजू। तो ये क्या करते हैं? ये फॉलोअर होते हैं गांधी जी के। ये गांधी जी के मेथड से, बाकी चीजों से प्रभावित होते हैं। तो ये ट्राइबल्स को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लेके आते हैं। अलूरी सीताराम राजू ये ट्राइबल्स को कहाँ ले आते हैं? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। उनको लिकर के लिए मना करते हैं कि भाई आपको लिकर कंजम्पशन नहीं करना है, खादी पहनना है। क्या पहनना है? खादी का इस्तेमाल करना, मतलब स्वदेशी को प्रमोट करते हैं। और लिकर कंजम्पशन पे वो विरोध करते हैं कि किसी भी तरह का लिकर कंजम्पशन नहीं करना है। लेकिन यहाँ क्या गांधी जी के मेथड को नहीं फॉलो करते। इनका जो मेथड होता है वो क्या होता है? वायलेंस होता है।
क्या होता है इनका मेथड होता है दे बिलीव इन वायलेंस, और इनको लगता है कि वायलेंस से हम लोग क्या पा सकते हैं, इंडिपेंडेंस। ठीक है, वायलेंस से क्या अचीव किया जा सकता है, इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये किसका वो था, अलूरी सीताराम राजू। ये आते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, गांधी जी का सपोर्ट करते हैं, खादी की बात करते हैं और लोगों से लिकर छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन इनका जो मेथड होता है वायलेंस होता है, जो कि इंडिपेंडेंस के लिए इनको लगता है कि जरूरी है। तो पुलिस स्टेशन और जो भी गवर्नमेंट चीजें होती है उस पर अटैक करते हैं और वहां पे लोगों को मारने का काम करते हैं। और यहाँ पे जो मेथड होता है इनके वॉरफेयर का, लड़ाई का जो मेथड होता है उसको कहते हैं गुरिल्ला वॉर। उसे क्या कहेंगे, गुरिल्ला वॉर। किसका मेथड है ये, ट्राइबल्स का। अब ये गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है भैया, किस तरह की लड़ाई है कि अचानक से छुप के आओ और किसी के ऊपर हमला करो फिर जाके जंगलों में छुप जाओ। ठीक है, तो इस तरह की जो लड़ाई होती है वो गुरिल्ला वॉरफेयर होती है। तुम लोग सोचोगे गुरिल्ला आता होगा साथ में लड़ता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली एक युद्ध होता है, एक तरह से वॉर होता है, जिसमें क्या देखने को मिलता है कि छुप के अटैक करो और फिर अपनी जगह पे चले जाओ। बेसिक इनका पर्पस क्या है, इंडिपेंडेंस है। ठीक है, तो ट्राइबल लीडर का नाम याद रहेगा, अलूरी सीताराम राजू। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, कौन से ट्राइबल लीडर थे, कहाँ के थे, आंध्र प्रदेश के थे। मेथड क्या था इनका, मेथड था खादी को सपोर्ट करते थे, नॉन लिकर के लिए लोगों को मोटिवेट करते थे, लेकिन ही बिलीव इन वायलेंस। ठीक है, इनको ये लगता था कि वॉर के बिना इंडिपेंडेंस नहीं मिल सकता है। ठीक है, इनका क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ट्राइबल्स का क्या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन है, कोई डाउट हो बताओ, नहीं है ना, आगे बढ़े। अब आ जाओ बेटा, प्लांटेशन वर्कर, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही अभी चल रहा है। ठीक, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर प्लांटेशन वर्कर, प्लांटेशन वर्कर जानते हो कौन होते हैं, बताओ बेटा। अच्छा चलो, आसाम वगैरह में जो चाय की बागान है, सुने हो नाम, बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत किलोमीटर्स के। ठीक है, एक तरह से वो कमर्शियल फार्मिंग होती है। वो क्या होती है, कमर्शियल फार्मिंग होती है। जब आप पढ़ोगे ना टाइप ऑफ फार्मिंग, एक शॉर्ट्स भी बना दिया हूं उसमें, जो आप देख सकते हो क्या क्या फार्मिंग के मेथड्स हैं। तो जो सबसे बड़े, बहुत बड़े क्षेत्र में होता है उसको कहते हैं कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, या एक्सटेंसिव फार्मिंग। तो ये क्या है, बेसिकली कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग किसकी बात मैं कर रहा हूं, प्लांटेशन की। और प्लांटेशन में किसकी बात कर रहा हूं, जो टी स्टेट्स वगैरह हैं, जहां पे चाय के बागान है, इसको कहते हैं टी एस्टेट्स वगैरह। तो देखो यहाँ पे क्या था, अंग्रेज जब भारत में आए थे, हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए थे, तो इनका बेसिक जो पर्पस था वो क्या था, बिजनेस करना। ठीक है, टी वगैरह में अच्छा प्रॉफिट था, टी को ये प्रोड्यूस करते थे और उसको सप्लाई करते थे। तो यहाँ पे जो लेबर्स वर्क करते थे, इनके लिए ये बहुत अलग तरीके के रेगुलेशंस बनाते थे, जो यहाँ पे वर्कर थे। क्योंकि मैं प्लांटेशन वर्कर पे हम पढ़ रहे हैं, हम किस पे पढ़ रहे हैं, प्लांटेशन वर्कर। इनकी समस्याएं समझ लो। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में प्लांटेशन वर्कर का क्या रोल था, पूछा जाता है, ये डायरेक्ट पूछा गया, कई बार पूछा गया। तो थोड़ा टफ है, लेकिन समझोगे समझ में आ जाएगा। प्लांटेशन वर्कर्स जो होते हैं, जो टी एस्टेट्स या बड़े बड़े स्टेट्स पे करते हैं, तो वो इतना बड़ा साइज का होता है कि उन वर्कर्स को उस जगह से अपने घर जाना या कहीं जाना अलाउ नहीं होता था। ठीक है, उनको अपने घर में, अपने गांव में जाना अलाउ नहीं होता था, उनको वहीं रह के काम करना होता था। और उनको जो छुट्टियां मिलती थी बहुत मुश्किल से मिलती थी। नोट्स बना लोगे ना सारी चीजों का, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, जो बहुत जरूरी होगा उसको लिखवाऊंगा, बाकी समझा दूंगा, अपना घर में बैठ के कभी देख के नोट्स बना लेना, या बुक से भी देखोगे समझ में आ जाएगा जो मैं समझा रहा हूं। तो भाई क्या होगा, प्लांटेशन वर्कर्स की समस्याएं अपनी अलग होगी, उनको घर जाने का मिलेगा नहीं मौका। और यहाँ पे एक एक्ट आएगा प्लांटेशन वर्कर में, लिख लो, इन लैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, मत लिखो, यही लिख दे रहा हूं मैं, इन लैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। इसी एक्ट के तहत इन वर्कर्स को घर जाने अलाउ नहीं था। ये जो एक्ट था ना, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, कि भैया अपने गांव नहीं जा सकते, घर नहीं जा सकते, यहीं पे रह के सारा काम तुम्हें करना है।
इसी एक्ट के तहत ये चीजें थी, ठीक है। दे आर नॉट अलाउड टू लीव द स्टेट विदाउट द परमिशन ऑफ, जो स्टेट ओनर है उनके परमिशन के बिना नहीं जा सकते थे, और वो स्टेट ओनर कभी परमिशन नहीं देता था, तो बेसिकली जाने का इनको अलाउ नहीं होता था। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आता है तो गांधी जी अपील करते हैं कि भाई असहयोग करो, जो सरकारी काम है, जो सरकार को तुम फायदा पहुंचा रहे हो, उस तरह की चीजें आपको नहीं करनी है। तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले फुर्सत में अपने घर भाग जाएंगे, ठीक है। इनका असहयोग कैसे होगा, इनका कॉपरेशन, इनका नॉन कॉपरेशन कैसे होगा, ये स्टेट को छोड़ के अपने घर चले जाएंगे। समझ गए कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये भाई इस एक्ट के तहत बंधे हुए थे, कहीं जा नहीं पा रहे थे, लेकिन इनको जब गांधी जी और बाकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए इन्वाइट किया जाता है तो ये अपने घर चले जाते हैं, और ये बिलीव करते हैं कि भैया अब अपने घर पे रहेंगे आराम से, और गांधी जी जो है हमें, या मतलब इस मूवमेंट के खत्म होने के बाद हमें हमारे गांव में ही जमीन उपलब्ध हो जाएगी। जब हम आजाद होंगे तो हमको क्या होगी, घर पे ही अपने गांव के आसपास जमीन भी उपलब्ध हो जाएगी। तो बस ये इनकी समस्याएं थी और ये इनका वो था, ठीक। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कैसे हुआ था? स्वराज के लिए स्टार्ट हुआ था, गांधी जी ने स्टार्ट किया था। मेथड क्या था? नॉन वायलेंस और बॉयकॉट, और बाकी चीजें आपको पुरानी याद है, ठीक है। अब इस पे सरकार का क्या वो रहता है रिस्पॉन्स, सरकार इस पे कैसे करती है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे सरकार का क्या स्टैंड होगा, ये बताओ। गवर्नमेंट क्या करेगी? अच्छे से करेगी कि थोड़ा सा मतलब दबाना चाहेगी, क्या करना चाहेगी? बेसिकली गवर्नमेंट चाहेगी कि इसको जल्द से जल्द खत्म कर दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा था, बिजनेस का, बाकी चीजों का, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो अरेस्ट, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, यहां हम बात कर रहे हैं किसकी? गवर्नमेंट रिस्पॉन्स किसके लिए? गवर्नमेंट रिस्पॉन्स एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। सबसे पहले क्या होगा? पब्लिक मीटिंग जो भी आप कर रहे हो, पब्लिक मीटिंग, इसको बैन कर देगी कि अब आप पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते हो। तो किसी भी तरह का पब्लिक मीटिंग, पहला पॉइंट आपको यही लिखना है कि, अरे बाद में लिख लेना, ये रहेगा वहां पे, गवर्नमेंट बैन ऑल फॉर्म ऑफ पब्लिक मीटिंग। पहला रिस्पॉन्स क्या रहेगा, यहां समझ लो, पब्लिक मीटिंग को क्या करेगी? बैन कर देगी, ठीक है। गवर्नमेंट बैन ऑल, मतलब गवर्नमेंट बैन ऑल फॉर्म ऑफ पब्लिक मीटिंग। जब पब्लिक मीटिंग ही नहीं होगी तो मूवमेंट आगे बढ़ पाएगा क्या? नहीं होगा। और उसके बाद अगर बैन करने के बाद भी आप करते हो तो भाई उनके पास वॉयलेंस मेथड है, मींस लाठी चार्ज और बाकी चीजें वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक रूल बना दिया कि पब्लिक मीटिंग अब बैन हो गया। दूसरा क्या होता है भैया, जो प्रिजनर है उनको जेल भेजने वाला, तो लगभग 30,000 लोगों को जेल भेजा जाता है। कितने लोगों को? 30,000 लोगों को जेल भेज दिया जाता है जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में थे। अब ये सोचने, सुनने में तो कम लग रहा है, लेकिन 30,000 लोग उस समय बहुत थे, ठीक है। और जो भी जेल जाते थे उनको कोई दुख नहीं होता था, क्योंकि जेल उनके लिए क्या था? होली प्लेस था। मींस उसको वो क्या मानते थे? मंदिर और मस्जिद की तरह मानते थे कि हम अपने देश के लिए कहां जा रहे हैं? जेल जा रहे हैं। किसी ऐसे तो नहीं जा रहे ना, चोरी तो किए नहीं हो या कोई क्राइम तो करके जा नहीं रहे हो, अपने देश के लिए जा रहे हो ना। तो जेल भी जाना उस समय क्या माना जाता था? गौरव का विषय। तो लोग अरेस्ट होने के लिए भी परेशान होते थे कि भाई अरेस्ट कर लो मुझे। तो लगभग 30,000 लोगों को क्या किया जाता है? जेल भेजा जाता है। पहला पॉइंट है गवर्नमेंट रिस्पॉन्स में कि भाई पब्लिक मीटिंग को बैन कर दी जाएगी। दूसरा क्या होगा? लगभग 30,000 लोगों को जेल भेज दिया जाएगा, ठीक है। और जेल बिकम द होली प्लेस एंड पिलग्रिमेज ऑफ फॉर नेशनलिस्ट। ये एक धर्म स्थल या तीर्थ यात्रियों, मतलब तीर्थ यात्रा टाइप बन जाएगा। किनके लिए? नेशनलिस्ट के लिए। क्लियर है? अब देखो, ये मूवमेंट खत्म तो नहीं होना था, लेकिन खत्म हो जाता है भाई। बिना अपने गोल को अचीव किए ये मूवमेंट क्या होता है? समाप्त हो जाता है। मींस स्वराज का गोल हम अचीव नहीं कर पाते हैं, उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है? इसे समाप्त करना पड़ता है। क्यों समाप्त करना पड़ता है? अब ये बताओ, क्या हो जाता है? क्यों नहीं सस्टेन करता है? वो मैंने बता दिया था। क्यों इसको समाप्त करते हैं? गांधी जी डिक्लेयर क्यों करते हैं? ये समझो। एक पब्लिक प्रोसेशन हो रहा था, ठीक है। एक जगह है चौरी चौरा। क्या है? चौरी चौरा। ये जगह जो है ये गोरखपुर में। कहां पे है? गोरखपुर में। यहां एक पब्लिक प्रोसेशन हो रहा था। पब्लिक,
अब ये पब्लिक प्रोसेशन क्या होता है, जिसको हम रैली कहते हैं। क्या कहते हैं? रैली। आज के टाइम में क्या होता है, बहुत सारे लोग अगर एक रैली में जाते हैं, रैली अकेले तो जाओगे नहीं, रैली कह लो, जुलूस कह लो, तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन ये जो पब्लिक प्रोसेशन था ये कैसा था, इसका नेचर क्या था? पीसफुल था। ये पीसफुल था, लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे और चुपचाप चले जा रहे थे। लगभग 3000 लोग होते हैं यहाँ पे। कितने लोग होते हैं? 3000। और ये सारे क्या होते हैं? लगभग फार्मर कम्युनिटी से ज्यादा लोग होते हैं इसमें जो ज्यादातर लोग थे वो क्या थे? फार्मर थे। तो बेसिकली इनकी एक रैली जा रही होती है जो सपोर्ट कर रही होती है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, और ये शांति से चले जा रहे थे। चौरी चौरा एक जगह है वहां पे, गोरखपुर के पास है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ पुलिस वाले इनके ऊपर ओपन फायर कर देते हैं। जो कुछ पुलिस वाले हैं वो इनके ऊपर क्या कर देंगे? ओपन फायर मीन्स कि इनके ऊपर मतलब फायरिंग कर देंगे। अब फायरिंग करने से क्या होगा, ये 30,000 लोग हैं, पुलिस वाले तो मान लो मुट्ठी भर होंगे, तो ये 30,000 लोग नाराज हो जाते हैं और यहाँ पे जो क्लैश होता है ये वायलेंस हो जाता है। लोग क्या करते हैं, एक पुलिस चौकी में इन सब पुलिस वाले छुप जाते हैं और इन सारे पुलिस वालों को और उस पुलिस चौकी को आग लगा दिया जाता है। और ये घटना होती है 4 फरवरी 1922 में, ठीक है, जिसमें 22 पुलिस वाले क्या होते हैं, 22 पुलिसमैन क्या हो जाएंगे, इसमें डाइड हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी उनकी, क्योंकि चौकी के अंदर बंद करके पुलिस पब्लिक ने क्या कर दिया, इन पे आग लगा दिया। पहले हालांकि ओपन फायर वहां होता है, सारा सब कुछ समझ गए ना। एक पब्लिक प्रोसेशन हो रहा था, मीन्स लोग शांतिपूर्ण रैली निकाल रहे थे, पुलिस वालों ने गोली चलाई, फिर वो जाके छुप गए एक चौकी में, वहां लोगों ने घेर के आग लगा दिया। जब आग लगा दिया तो ये 22 के 22 पुलिस वाले वहां जल के मर जाते हैं। और ये घटना होती है 4 फरवरी 1922 की। ये घटना जब गांधी जी को पता लगती है, ठीक है, क्योंकि गांधी जी का ही मूवमेंट था, लीड कर रहे थे कौन, गांधी जी। तो जब ये घटना चौरी चौरा इंसिडेंस पता लगता है गांधी जी को, तो गांधी जी से बहुत निराश होते हैं, क्योंकि उनका जो मेथड था वो क्या था, नॉन वायलेंस। उनका मेथड क्या था, नॉन वायलेंस। और उनको ये फील होता है कि जो लोग हैं, जो पब्लिक है, अभी किसी भी मास मूवमेंट या बड़े मूवमेंट के लिए तैयार नहीं है। अगर मान लो सरकार मिल भी जाती है और इस तरह पब्लिक अफरा तफरी करेगी, लोगों को जलाएगी, मारेगी, तो क्या आजादी को हम लोग सही तरीके से वो कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। तो उनका ये मानना था कि लोग अभी तैयार नहीं है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर देते हैं। और ये सस्पेंशन होता है आपका 12 फेब को, ठीक है। ही अनाउंस्ड, गांधी जी 12 फरवरी 1922 को अनाउंस करते हैं कि भैया अब क्या होगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है हमारा वो सस्पेंड हो जाएगा, मींस अब आगे हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। और इस प्रकार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे स्टार्ट होता है और कैसे समाप्त होता है। और अलग अलग कम्युनिटी, चाहे वो पीजेंट्स हो, ट्राइबल्स हो, ठीक है, प्लांटेशन वर्कर हो, इनका क्या क्या रोल था, ये सारी चीजें आपके सिलेबस में है। कोई डाउट है? लिखवाऊंगा तो समय लगता है भाई, ऐसे आगे बढ़ता जाता हूं, क्योंकि आप लोग ये नोट्स बना सकते हो, मैं पॉइंट वाइज सब चीजें बता रहा हूं। बाद में भाई पॉज करके 2-4 मिनट कर लेने, बुक में दिया रहेगा वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर फाइनली एक डेट होता है 10 मार्च। फाइनली क्या होगा, 10 मार्च 1922, याद रखो 10 मार्च, ये सब डेट इंपॉर्टेंट है। 10 मार्च 1922, इस दिन क्या होगा, गांधी जी को इस पूरे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो भी नुकसान होता है उसके लिए जिम्मेदार मानते हुए इनको 6 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा। महात्मा गांधी वॉज इम्प्रिजन फॉर 6 ईयर, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, गांधी जी जेल चले जाएंगे फॉर 6 ईयर। यहां तक कोई किसी को दिक्कत बताओ? और क्यों जेल जाएंगे, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए उनको लीड करने के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। बोला जाएगा जो भी सरकारी संपत्ति या बाकी चीजों का नुकसान हुआ है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, गांधी जी, ठीक। तो भैया हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट समाप्त हो गया और उनके जो सारे एक्सपेक्ट थे वो हम लोगों ने एक एक करके डिस्कस कर लिए। कोई दिक्कत हो तो बताओ? नहीं है ना? चलो भाई, अब हम लोग बात कर लेते हैं
इसके आगे की घटना की, ठीक। आगे क्या होता है बेटा, आगे दो घटनाएं देखने को मिलती हैं। आगे जब हम देखेंगे, क्योंकि 1922 में गांधी जी कहां चले गए, जेल चले गए। अब जेल जाने के बाद उनके क्या होगा, जेल जाने के बाद कुछ ना कुछ कांग्रेस में एक चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कांग्रेस में क्या था, कांग्रेस ने, याद करो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो रहा था तो नवंबर में एक इलेक्शन होना था लेजिस्लेटिव काउंसिल का। कांग्रेस इनिशियली तो सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन गांधी जी की वजह से उसने एक स्पेशल सेशन बुला के सितंबर 1920 में कलकत्ता सेशन में पूरे इसको सपोर्ट किया था, ठीक है। कांग्रेस क्यों नहीं चाह रही थी, क्योंकि उसको जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन था उसमें सीट्स चाहिए थे। क्या चाहिए थी, सीट्स चाहिए थी। तो अब देखो होगा क्या, गांधी जी जेल चले गए। बेसिकली पॉलिटिकल, अब कहते नहीं हो, एक नेशन को रिप्रेजेंट करने वाला कहां चला गया, जेल चला गया, ठीक। तो अब कांग्रेस क्या करेगी भैया, कांग्रेस तो लीडरलेस हो गई कि नहीं हो गई, जो बड़े नेता उनके चले गए जेल, ठीक है। तो अब क्या कुछ होगा कि नहीं चेंजेस। तो यहां पे दो तीन चीजें देखने को मिलेगी जो हमको देखना है कब से कब तक, देखो अब हमें कुछ घटनाएं हैं जो देखनी है 1922 से लेके और 1930 तक में क्या क्या हुआ, इसके बारे में देख लेते हैं। क्योंकि 1930 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट होता है। जो अगला मूवमेंट है वो कब होगा, 1930 में, 10 साल बाद। गांधी जी जेल कब गए, 10 मार्च 1922। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, कांग्रेस के कुछ लीडर्स हैं, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। कौन है, सीआर दास। सीआर दास का पूरा नाम क्या है, चित्तरंजन दास। इनका नाम क्या है, चित्तरंजन दास। तो ये क्या करेंगे, अभी तक तो इन्होंने बॉयकॉट मूवमेंट चल रहा था। लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब आज का जो पार्लियामेंट है उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते थे। आज का जो पार्लियामेंट है उसको क्या कहते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ये क्या करेंगे, ये क्या एक पार्टी बनाएंगे। इस पार्टी का नाम होगा स्वराज पार्टी। क्या नाम होगा, कांग्रेस नहीं, स्वराज पार्टी। और इस स्वराज पार्टी से ये इलेक्शन लड़के वहां पार्टिसिपेट करेंगे, मींस की पार्लियामेंट में जो आज का लेजिस्लेटिव काउंसिल वहां जाएंगे। और ये जाने का पर्पस इनका क्या होगा, स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन का पर्पस क्या होगा, अगर पूछा जाएगा व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ फॉर्मिंग द स्वराज पार्टी, तो यहां क्या होगा, अपोज ब्रिटिश पॉलिसी। अब भैया तुम पार्लियामेंट में जाओगे तो तुम सांसद बनते हो, तो तुम वहां पे किसी की भी पॉलिसी की आलोचना कर सकते हो ना, सुना जाएगा कि नहीं सुना जाएगा। एक रोड पे कह रहे हो और एक पार्लियामेंट के अंदर जाके अगर कोई सांसद बन के कहता है तो दोनों में अंतर होता है कि नहीं। तो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास और बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स ने मिलकर एक पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी ने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद अच्छी सीट्स मिलती है उनको, और वहां जाके क्या करते हैं, वो अपोज करते हैं ब्रिटिश पॉलिसीज को। तो पहला तो ये घटना हुई जो 1920 से 30 के बीच में हुई। दूसरी घटना, दो घटना और थी जो पॉलिटिकल चेंजेस लाती हैं हमारे भारत के अंदर। दो घटनाएं और हैं जो पॉलिटिकल चेंज लाती हैं। तो पहली घटना कौन सी थी, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, डिप्रेशन जानते हो ना, पहले हमारी इकोनॉमी डिप्रेस होती थी, अब हम डिप्रेस हो जाते हैं। अब ज्यादातर देखते हैं कि ह्यूमन में डिप्रेशन देखने को मिलता है। इकोनॉमी मतलब क्या होता है, हमारी अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब उस समय की जो हमारी इकोनॉमी थी बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड थी। वो किस पे बेस्ड थी, एग्रीकल्चर बेस्ड थी। अब इस समय क्या होता है, इस पीरियड में क्या होता है, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के अंदर एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस होता है उसका रेट गिर जाता है, प्राइस गिर जाता है, ठीक है। जैसे चावल अगर 40 रुपए किलो बिक रहा है तो वो 20 रुपए बिकने लगा। अब जो किसान उगा रहा है उसको तो भरोसा है कि हमको 40 मिलेगा, लेकिन अगर प्राइस कहीं से कम होगा, प्राइस अगर कम होगा, 20 रुपए बिकेगा, तो क्या उसको प्रॉफिट मिल पाएगा क्या। तो उसी को हम लोगों ने टर्म किया ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। और इसमें क्या देखने को मिला, इसमें देखने को मिला जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट था,
एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, उसका प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा, प्राइस डिक्रीज। अब जब प्राइस डिक्रीज होगा तो एक चीज समझ लो भैया, हम बेच नहीं पाएंगे, हम प्रॉफिट में नहीं आएंगे और एक तरह से हमारी अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। ठीक है, किसान अपने बीज का, बाकी चीजों का लागत नहीं निकाल पाएगा। और इसी में जो हमारा एक्सपोर्ट था, क्योंकि हम अनाज सरप्लस में अगर करेंगे तो वो बाहर भेजेंगे तो एक्सपोर्ट भी कम हो जाता है। इस पीरियड में देखा जाता है जो प्रोडक्शन है वो बाहर हम लोग बेच भी नहीं पाते हैं, एक्सपोर्ट जो करना था वो भी नहीं कर पाते हैं। तो एक तरह से इकोनॉमिक डिप्रेशन का समय था जब पैसे वैसे भारत में काफी कम थे। और दूसरा जो एक घटना थी जो हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वो तो साइमन कमीशन। क्या था, साइमन कमीशन। ये कब आते हैं भैया साइमन कमीशन, इनका डेट लिख लो 1928 कब आए हैं। अब इसके जो चेयरमैन है, उसका नाम है सर जॉन साइमन। ठीक है, इनका नाम है सर जॉन साइमन। क्या नाम है इनका, सर जॉन साइमन। तो देखो बेसिकली कमीशन का मतलब होता है कि एक ऐसा आयोग, कमीशन को हिंदी में कहेंगे आयोग, इसको जब फॉर्म किया जाता है तो किसी एक बेसिक पर्पस से किया जाता है। आराध्या, जब भी किसी कमीशन को फॉर्म किया जाता है तो बेसिकली उसका क्या होता है, पर्पस होता है। तो साइमन कमीशन को फॉर्म किया गया था, किस लिए किया गया था कि जो हमारे देश में अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन था उस समय कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था हमारे देश में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। कौन सा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ये प्रोविजन हमारे यहाँ, ये कानून हमारे देश में उस समय लागू था। तो साइमन कमीशन को फॉर्म किया जाता है टू रिकमेंड एनी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंज करना हो तो हम क्या करें, साइमन कमीशन उसकी रिपोर्ट बना के सरकार को देगी और उसमें क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। क्लियर हो रहा है। साइमन कमीशन को अपॉइंट किया जाता है, उसके चेयरमैन होते हैं सर जॉन साइमन। इनका काम क्या होता है, रिकमेंड एनी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। किसमें करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में करना है। लेकिन यहाँ क्या है, हमारे देश का संविधान बनाने के लिए, हमारे देश के संविधान में कोई अगर परिवर्तन होना है, कोई लॉ में चेंजेस होना है तो इंडियन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन साइमन कमीशन के अंदर 7 मेंबर थे। कितने मेंबर थे, 7। एक तो सर जॉन साइमन थे और 6 और मेंबर थे, और 6 के 6 या 7 के 7 यूरोपियन थे। सातों क्या थे, ब्रिटिशर्स थे। अब जब सातों ब्रिटिशर्स होंगे तो क्या वो हमारी देश की समस्या को हमें समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। जब वो हमारी समस्या नहीं समझेंगे तो क्या हम उनका स्वागत करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, उनको भगाना चाहेंगे। तो ये जब आते हैं भारत में तो इनको भगाने के लिए हम लोगों ने एक नारा दिया था, साइमन गो बैक। क्या दिया था, सुने हो नाम, साइमन गो बैक। ठीक है, तो ये साइमन कमीशन बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के लिए अपॉइंट किया गया था। जो हमारा उस समय का कॉन्स्टिट्यूशन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसमें चेंजेस करने के लिए इनको अपॉइंट किया गया था। हम लोगों ने इनका विरोध इसलिए किया क्योंकि यहाँ 7 मेंबर थे और सातों के सातों क्या थे, ब्रिटिशर्स थे। सातों के सातों क्या थे, ब्रिटिशर्स थे। और सातों अगर ब्रिटिशर्स हैं तो इंडिया की समस्याओं को क्या वो समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो जब ब्रिटिशर्स नहीं समझ पाएंगे तो हम उनको कैसे करेंगे, उनका वेलकम कैसे करेंगे, उनका वेलकम करेंगे साइमन गो बैक, ये पूछा जाता है। ठीक, तो देखो 1922 से 30 में अगर हम देखें तो मोटा मोटी 3 चीजें समझ में आई। पहला, स्वराज पार्टी फॉर्म होती है, उनका भी पर्पस समझ गए। दूसरा क्या देखने को मिला, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जिसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के प्राइसेस गिर जाते हैं, जिसकी वजह से जितना मुनाफा हम सोचते हैं उतना नहीं होता है। एक्सपोर्ट जो है, जो चीजें हम बाहर भेजते हैं उसमें प्राइस गिर जाता है, तो एक्सपोर्ट भी उतना अच्छा नहीं होता है। और हमारे देश में जो पैसा है लोगों के पास, वो पैसा देखने को नहीं मिलता। इसी को हम लोगों ने कहा ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। और तीसरा जो कारण था वो था साइमन कमीशन। एक कमीशन बनाया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने के लिए, लेकिन उसमें सातों के सातों ब्रिटिश नागरिक होते हैं। और जब सातों के सातों ब्रिटिश नागरिक होंगे तो फिर क्या होगा, उसका हम लोग स्वागत करेंगे साइमन गो बैक। क्लियर।
कि नहीं भाई? अब देखो एक घटना और होती है, हटा दो इसे, खैर वो तो आ ही जाएगा उसमें। ठीक बेटा, देखो एक घटना होती है लाहौर सेशन, कांग्रेस का एक सेशन होता है लाहौर सेशन। ये कब होगा भैया? ये होगा हर बार दिसंबर में ही होता है, तो दिसंबर में ही होगा, 1929 में होगा। इसके प्रेसाइड कौन करेगा? इसके प्रेसिडेंट कौन होंगे? इनके प्रेसिडेंट होंगे जवाहरलाल नेहरू जी। कौन होगा? जवाहरलाल नेहरू। तो भैया अभी तक इन्होंने क्या डिमांड किया था? स्वराज। अभी तक हमारा जो डिमांड था, कांग्रेस का जो डिमांड थी, वो क्या थी? स्वराज विद इन ब्रिटिश एम्पायर। दे वर डिमांडिंग फॉर स्वराज विद इन ब्रिटिश एम्पायर, कि भाई ब्रिटिश एम्पायर हमारे ऊपर रहे लेकिन हम लोग अपना शासन खुद चला सके, उसी को स्वराज कहा था। उन्होंने ब्रिटिशर्स को भगाने की बात नहीं की थी कभी। उन्होंने कहा था ब्रिटिशर्स रहें लेकिन जो हमारा जो बाकी चीजें हैं वो ऊपर रहे, हम लोग बाकी चीजें अपने स्टेट लेवल पे, जैसे मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट में ब्रिटिशर्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट कौन मैनेज करे? इंडियंस। तो ये स्वराज हो गया एक तरह से। तो उस तरह इन्होंने क्या मांगा था? स्वराज मांगा था। लेकिन लाहौर सेशन होता है दिसंबर 1929, जिसको प्रिसाइड करते हैं जवाहरलाल नेहरू। ये यहाँ पे एक नया टर्म देते हैं, पूर्ण स्वराज। क्या देते हैं? पूर्ण स्वराज। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक घटना है कि भाई पूर्ण स्वराज कब बोला गया? लाहौर सेशन में दिसंबर 1929 में, जिसको प्रिसाइड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने पूर्ण स्वराज का एक कॉन्सेप्ट दिया कि भाई अब हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब ये आधा अधूरा वाला इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए। क्लियर हो गया? और ये कांग्रेस ने अपने एजेंडे में शामिल किया। और 26 जनवरी 1930 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया। क्या सेलिब्रेट किया गया? पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया उसी के 26 दिन बाद। और यही कारण है, देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया था 26 नवंबर को। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बन गया था? 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था। लेकिन इसको हम लोगों ने लागू कब किया? 26 जनवरी को, जिसको रिपब्लिक डे कहते हैं। 26 जनवरी को लागू किया रिपब्लिक डे, क्योंकि ये जो इवेंट था, जो हमने पहला इंडिपेंडेंस डे बनाया था, इसको मेमोरेबल बनाने के लिए हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को जो लॉन्च किया था, वो मतलब अडॉप्ट किया था या लागू किया था, वो 2-3 महीने का हमने इंतजार किया या समय लिया कि भाई हम थोड़ा वेट करके कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही लिखी है। क्या हुआ? किस वाले डेट में? नहीं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा देखो बना इस दिन है, लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950। यहां इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था ना पहली बार। भाई लाहौर सेशन हुआ, लाहौर सेशन के बाद इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। ये क्लियर हो गया? और इसी इंडिपेंडेंस डे को मेमोरेबल बनाने के लिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है, तो हम थोड़ा वेट करके इसी दिन लॉन्च करते हैं। मींस लागू कब करते हैं? 26 जनवरी, क्योंकि हमको इसको मेमोरेबल बनाना था। क्लियर है कि अभी भी डाउट है? अरे तो भाई आजाद होंगे तभी तो मनाएंगे। अभी तो हम लोगों ने अपने आप को डिक्लेयर किया था ना। यहां पे हम लोगों ने क्या डिक्लेयर किया था कि वी आर नाउ, मतलब वी विल कंसिडर, या आवर डिमांड इज पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हम आजाद कब होते हैं? 15 अगस्त 1947 में। अभी स्ट्रगल बहुत लंबा है, अभी इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल बहुत लंबा है। क्लियर? चलो भाई,
उसके बाद गांधी जी, देखो यहां तक तो समझ गए। अब फिर दोबारा आ जाओ गांधी जी पे। दोबारा किस पे आ जाते हैं? गांधी जी पे। गांधी जी क्या होते हैं भैया? छोड़ के आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? कितने साल के लिए जेल गए थे? 6 साल। तो अब वो आ जाएंगे बाहर जेल से, ठीक है। और धीरे धीरे एक नए मूवमेंट की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। क्या कहेंगे? सिविल डिसओबीडिएंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब ये क्या होता है भैया? तुम अपनी बात को नहीं, अपने पेरेंट की अगर बात ना मानो तो तुमको कहेंगे डिसोबीडिएंट। स्कूल में होता है ना ओबीडिएंट, डिसोबीडिएंट। ओबीडिएंट मतलब तुम अपने माता पिता की सारी बातें मानते हो, टीचर की पूरी बातें मानते हो, तो क्या कहा जाएगा तुम्हें? ओबीडिएंट। और अगर नहीं मानोगे तो डिसोबीडिएंट। यहां क्या है? सिविल डिसोबीडिएंट। वहां नॉन कॉपरेशन था तो कॉपरेशन को पकड़ना था हमें। यहाँ डिसोबे मतलब हमको गवर्नमेंट की बातें नहीं माननी है। ये ऐसा मूवमेंट है जो सरकार के बनाए हुए लॉ को या उनके बनाए हुए कानून को हमको नहीं मानना है। इसे कहेंगे हम लोग सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। 1930 में लॉन्च होता है, ठीक है। और ये गांधी जी ही इसको करते हैं, तो इसको कहेंगे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। लेकिन सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट पढ़ने से पहले हम लोग समझ जाते हैं कि बैकग्राउंड क्या था, क्यों ऐसा लॉ लागू करना पड़ा। तो याद करो, इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था। इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था। ये इकोनॉमिक डिप्रेशन चलता है 1926 से लेके 1930 तक। कब से कब तक? 26 से 30 तक। मतलब किसानों की हालत एक ऑलमोस्ट बदतर हो गई थी। हमारे देश में लोगों के पास पैसे नहीं थे। मान लो आज अगर तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में 50-60 हजार आ रहा हो, 1 लाख रुपए आ रहा हो, और अचानक से 10 हजार तुम्हारे पास हो, इतना कम हो जाए पैसे, तो क्या होगा? इकोनॉमिक डिप्रेशन आएगा कि नहीं? तो वही सेम स्थिति थी कहां पे? 1926 से लेके 1930 में वही सिचुएशन देखने को मिली थी। अब अंग्रेजों ने क्या किया भाई? उस पर टैक्स लगा दिया, सॉल्ट पे टैक्स, बाकी चीजों पे टैक्स लगा दिया। अब गांधी जी आ चुके थे जेल से बाहर, उनको एक नया मूवमेंट लॉन्च करना था। उनको एक नया मूवमेंट लॉन्च करना था, तो वो एक लेटर लिखते हैं। किसको? वो एक लेटर लिखते हैं जो उस समय के वायसरॉय थे, लॉर्ड इरविन, ठीक है। तो गांधी जी पे आ जाओ दोबारा से। गांधी जी एक लेटर लिखते हैं। किसको लेटर लिखेंगे भैया? लॉर्ड इरविन। ये सब याद रखना है। एक लेटर लिखते हैं, उसमें 11 डिमांड मांगते हैं। क्या मांगते हैं? 11 डिमांड्स। उनको कितने डिमांड्स चाहिए? 11 डिमांड चाहिए गांधी जी को। 11 तरह की मांगे होती है उसमें, उस लेटर में। और वो कहते हैं कि अगर ये हमारी 11 मांगे 11 मार्च तक ना पूरी की गई, जो हमारी 11 मांगे हैं, डेट याद हो गया ना? 11 मांगे 11 मार्च, ठीक है। अगर हमारी 11 मांगे 11 मार्च तक ना पूरी की गई तो क्या होगा? हम सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को क्या करेंगे? लागू कर देंगे, लॉन्च कर देंगे। वी विल लॉन्च सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। क्लियर हो गया? तो हमारी 11 मांगे हैं, उसको 11 मार्च तक आप लोग मान लो। और इस 11 मांगों में जो सबसे इंपॉर्टेंट मांग थी वो क्या था? एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। नमक पे जितने भी टैक्स लगे हुए हैं, क्योंकि नमक तो हमारे यहाँ समुद्र है चारों तरफ, तीनों तरफ से समुद्र है हमारे भारत में, ठीक है। तो समुद्र तो फ्री होना चाहिए। और वैसे भी समुद्र, नमक ऐसी चीज है जो सबके लिए बहुत जरूरी है भाई। कोई भी हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, क्या नमक के बिना रहता है क्या? मोदी जी भी खाते होंगे, हम लोग भी नमक खाते हैं, क्यों? तो नमक सभी के लिए जरूरी है, ठीक है। तो उन्होंने सबसे जो इंपॉर्टेंट उनकी मांग थी इन 11 मांगों में, वो था एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, कि नमक पे कोई टैक्स ना लगाया जाए। किस पे टैक्स ना लगाया जाए? नमक पे। और उन्होंने कब तक का अल्टीमेटम दिया इस चीज को फॉलो करने के लिए? 11 मार्च 1930 को। तो भैया लॉर्ड इरविन जो थे उस समय के वायसरॉय, लॉर्ड इरविन क्या थे? वायसरॉय। ये सहमत नहीं होते, ये कहते हैं भैया हम नहीं मानेंगे। और 11 मार्च तक इनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है। 11 मार्च तक इनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है। तो गांधी जी को भाई ये चीजें पता था उनको कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट लॉन्च करना है, तो वो एक सत्याग्रह शुरू करते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह। क्या नाम है इसका?
सत्याग्रह। क्लियर हो गया? क्या नाम है इसका? सॉल्ट सत्याग्रह, या इसी को इन्होंने नाम दिया डांडी मार्च। इसी का नाम था डांडी मार्च। अब मार्च क्या होता है? अभी पैदल चलना। मार्च मतलब पैदल चलना। किस महीने में शुरू हुआ? मार्च में। जोड़ो तभी याद होगा। 11 डिमांड कब लागू तक करना था पूरा? 11 मार्च को नहीं पूरा होगा तो दांडी कौन सा सत्याग्रह शुरू हो जाएगा? सॉल्ट सत्याग्रह, या इसे कहेंगे दांडी मार्च। कब होगा स्टार्ट? ये 12 मार्च को। कब स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा? 6 अप्रैल तक। ये कब तक चलेगा? 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक चलेगा। ये पूरा एक वो रहेगा। कितने दिन चलना है इसको भैया? इस मार्च को, इस मार्च को चलना है 24 दिन तक, 24 डेज तक। ठीक, इस मार्च में मतलब गांधी जी 24 दिन तक चलेंगे, 12 मार्च से लेके और 6 अप्रैल तक। ठीक है, और इसमें क्या होगा? कितने माइल्स का ये मार्च है? कितने किलोमीटर? माइल्स का, माइल्स मतलब मील कहते हैं, तो 24 माइल्स का है। 240 माइल्स, 240 माइल्स गांधी जी पूरा कैलकुलेशन किए थे। 24 दिन में 240 माइल्स, तो एक दिन में कितना? 10 माइल्स। एक माइल्स का मतलब कितना होता है? 1.6 किलोमीटर। एक माइल का मतलब होता है 1.6, लगभग किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा। तो गांधी जी 240 माइल्स चलते हैं 24 दिनों में, और ये साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक जाते हैं। कहां से कहां तक? साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक एक मार्च करते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग दांडी मार्च। ठीक है, साबरमती आश्रम कौन सा आश्रम था? जहां पे वो रहते थे। क्लियर है? और गांधी जी ये मार्च करते हैं। अब रास्ते में जहां जहां गांधी जी जाते हैं उनके वहां पे फॉलोअर भी साथ में चलते हैं। जहां जहां गांधी जाएंगे वहां उनके साथ उनके फॉलोअर भी रहेंगे, और जो फॉलोअर होंगे गांधी जी को पूरी तरह फॉलो करेंगे भाई, कि गांधी जी कहां जा रहे हैं, हम भी गांधी जी के साथ चलेंगे। तो गांधी जी के साथ लोग बढ़ते जाते हैं, और इनिशियली जब गांधी जी निकलते हैं तो 78 लोगों के साथ निकलते हैं। कितने लोगों के साथ? 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर। ट्रस्टेड वॉलंटियर। ये सब देखो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि एमसीक्यू भी है आपके में, तो ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 78 लोग गए थे साथ में, 250 माइल चलना था। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चले थे। 11 मार्च तक उन्होंने अल्टीमेटम दिया था, 11 डिमांड किया था। ये सारी चीजें फैक्चुअल हैं और ये इंपॉर्टेंट होती है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है भाई, तो गांधी जी जाते थे और रास्ता ऐसा थोड़ी था कि 240 माइल चलते जाएंगे। 240 माइल मतलब 400 किलोमीटर 24 दिन में चलते रहेंगे। 10 माइल चलने के बाद वो कहीं स्टॉपेज लेते थे। अब जहां पे भी वो स्टॉपेज लेते थे, हजारों लोग आते थे उनके स्वराज की बातें सुनने के लिए, कि भाई स्वराज क्या है। ठीक है, उनकी स्वराज की बातों को सुनने के लिए आते थे लोग, कि भाई स्वराज के बारे में बताइए और अहिंसा के बारे में बताइए। तो उनकी फॉलोअर, उनके लोग उनके साथ बढ़ते जाते हैं। क्लियर है? तो इस तरह ये जो दांडी मार्च है वो समाप्त होता है कहां पे जाके? ये स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है भैया बताओ? ये होता है दांडी, साबरमती आश्रम से। एक मार्कर बेटा ले आओ जल्दी से। ये साबरमती आश्रम से लेके और दांडी तक इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, साबरमती आश्रम, लो साबरमती आश्रम टू दांडी। कहां से कहां तक? साबरमती आश्रम टू दांडी। और दांडी जहां पे होता है वो कोस्टल एरिया है। वहां पे गांधी जी क्या करेंगे? वहां पे नमक उठाएंगे, और नमक को मीन्स पानी उठाएंगे समुद्र का, उससे नमक मैन्युफैक्चर करेंगे। एक सिंपल प्रोसेस है। उसको अगर हम उबाल देंगे तो उसमें से बाद में क्या बच जाएगा? पानी में से
नमक बन जाएगा। तो एक तरह से उन्होंने नमक को मैन्युफैक्चर किया था। अब उसी नमक पे सरकार क्या ले रही थी? टैक्स ले रही थी। अब तुम नमक मैन्युफैक्चर कर रहे हो, वो भी फ्री में, तो तुमने कहीं ना कहीं सरकार के बनाए हुए लॉ को तोड़ा कि नहीं तोड़ा? और इसी प्रकार शुरू हो गया सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। किसने स्टार्ट किया? गांधी जी ने, अपने साबरमती आश्रम से दांडी तक पहुंच के, पैदल जाके, और अब सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करके, विच वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश लॉ, जो ब्रिटिश के कानून के अगेंस्ट था। और मैन्युफैक्चर करने के बाद उन्होंने स्टार्ट कर दिया सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे। अभी आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कंप्लीट किया हमने। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद 1922 से 30 तक जो जो घटनाएं थी वो इंपॉर्टेंट, वो समझा। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई दांडी मार्च या सॉल्ट सत्याग्रह जो आप जानते हो, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। और इसी सत्याग्रह जब समाप्त होता है, कब? 6 अप्रैल को या 12 मार्च से ही हमारा सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट शुरू हो गया, क्योंकि गांधी जी ने वो डिसोबे कर दिया ब्रिटिशर्स के लॉ को, ब्रिटिशर्स के लॉ को डिसोबे किया। और सिविल मतलब होता है लोग, सिविल का मतलब होता है लोग। जब लोग डिसोबे करने लगेंगे किसी तरह से सरकार के नियम को, तो उसको कहेंगे सिविल डिसोबीडिएंट। ठीक है, तो आगे हमको ये पढ़ना है कि लोगों ने किस तरह से सरकार के नियम को या कानूनों को डिसोबे करना शुरू कर दिया, और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट होगा। मुश्किल से मुश्किल अगले लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक, और लिखवा नहीं रहा हूं, क्योंकि लिखवाऊंगा तो समझ आएगा। तो आज क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, मिलते हैं बेटा फिर।